हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना सर, कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब आपको लेके चलते हैं कहानी की शुरुआत पे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के अंदर अब बारी आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, ये उसका पार्ट 1 होगा। इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो था ना, वो था एमसीक्यू पर बेस्ड, सिंगल पार्ट में गया था। और ये होगा अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेके आते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव फ्रंट एंड आल्सो डिफाइन हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या होता है वेव फ्रंट? तो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा फ्रंट है, एक ऐसा सिमेट्रिकल सा अरेंजमेंट है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने ही पार्टिकल्स होंगे, ऐसे मान ली ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल P1, पार्टिकल P2, पार्टिकल P3 ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट आएगा तो नया सेट ऑफ पार्टिकल बनेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल P1 डैश मान लेते हैं, यहाँ पर पार्टिकल P2 डैश मान लेते हैं, यहाँ पर पार्टिकल P3 डैश मान लेते हैं। ये तीनों भी सेम फेज में ही ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है फॉर वेव फ्रंट। ठीक है, आगे बात समझ सर, पूरी बात समझ में आ गई है। तो a wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase। ठीक है, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब बेसिकली तीन तरह के होते हैं यहाँ पे वेव फ्रंट। पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर होता है प्लेन वेव फ्रंट, उसके बाद में क्या होता है सर? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तीन तरह के होते हैं वेव फ्रंट। पहले की बात कर लेते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है कि हमारे पास में जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है ना, वो पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो अब इसकी जो वेव फ्रंट्स बनती है ना, वो हमेशा से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है। एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था, तो उसकी जो वेव फ्रंट बनेगी ना सर, वो बनेगी ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट। और लाइट एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ ट्रैवल करेगी। लाइट एनर्जी जो होगी ना सर, वो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ ट्रैवल करेगी। अजी बोले हाँ कि ना? ठीक है, लाइट एनर्जी जो होगी ना, वो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ ही ट्रैवल करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में क्या हो चुका है सर? एक हो चुका है अपने पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा क्या होता है अपने पास में? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूसरा क्या होगा अपने पास में सर? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए अपने पास ये रहेगा लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब ये बना होगा भाई बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके। ठीक है, ये बना होगा बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके। तो सबकी जो करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स बनने वाली हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से, सबकी जो करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स बनने वाली हैं वो कुछ इस तरह की बनने वाली हैं। अब ये गोला आ गया फिजूल में, इसको हटाओ यहां से बेटा फट से। ओके, और एक और चीज यहां से बनेगी बेटा ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको अपन पूरा पैकेट में ऐसे डाल देंगे। ठीक है, इसके अपन ने पैकेजिंग कर दी है कुछ ऐसा। अरे गजब सर, एक तरफा पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी सर? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी कलाकारी। और उसके बाद होता है सर अपने पास में क्या? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर हो या फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऐसा बनता है। ये रहा अपने पास में एक प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्रोपोगेट कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, ये प्रोपोगेट कर रहा है सर ऐसे आगे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे आगे की तरफ। ओके सर, डन 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 डन। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई? ये था ऐसे प्रोपोगेट करके आया, ये ऐसे आया प्रोपोगेट करके, ये ऐसे आया और ये ऐसे आ रहा है बहुत दूर से। ठीक है, तो हियर इज अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ना सर, वो बहुत ही दूर रखा होगा। दैट्स हाउ ये बनेंगे अपने पास में टोटल मिला करके, कुल मिला करके तीन तरह के वेव फ्रंट्स। आ गया समझ में? स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। ओके सर, डन 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 डन, निपटाते हैं इसको।
आ जाओ, अगला वाला हिस्सा क्या है इसका। अच्छा, तुमको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है डिटेल सोल्यूशन का तो ले सकते हो, शर्माने वाली क्या बात है भाई, आपके लिए ही क्या है पूरा, ठीक है। ओके सर, डन। अब आते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर। तो सर हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, तो जरा गौर करना, वे प्रोपोगेशन की थ्योरी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाइगन प्रिंसिपल में कुछ नहीं है सर, वे प्रोपोगेशन की थ्योरी होती है बस। तो जरा गौर करो, ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास ना एक वेव फ्रंट है कॉल्ड एज द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट पे क्या है सर, बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं और हर पार्टिकल जो है ना वो अपनी अपनी वेव लेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हर पार्टिकल जो आ रहा है ना वो अपनी अपनी क्या है सर, वेवलेट प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ये भी अपनी अपनी क्या है सर, वेवलेट प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ना, इसको यहाँ से हटाओ थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ, इसको हटाते हैं बस यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा कि वहां पे अपन एक बीच में लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास में, ऐसे अपन ने पॉइंट्स लेके रखे हैं, P1 था, P2 था और ये P3 वाला पॉइंट था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये वेवलेट्स बने हैं ना, अगर हम इनको टेंजेंशियली एक सरफेस से काट दें, अगर इन सारे वेवलेट्स को अगर अपन टेंजेंशियली एक सरफेस से काटते हुए चलेंगे, तो ये जैसे अपन ने इसको टेंजेंशियली कट करा है ना, तो ये बन जाएगा अपने पास में क्या सर, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जरा ध्यान देना, ये जो मैंने बना के रखा था ना, दिस वाज द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो हमने बना के रखा था, दिस वाज द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। जो ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। इसको अपन कहते हैं क्या सर, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। प्राइमरी वेवलेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और ये जो अपने पास में वेव फ्रंट बन रहा है ना, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो अपने पास में वेव फ्रंट बन रहा है ना, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको सर, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे सर, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। अब हाइगन प्रिंसिपल के जो दो बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसमें पहला क्या होता है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर पॉइंट, जैसे कि P1, P2, P3, ये काम करते हैं एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। हर पॉइंट जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे आ रहा है, दिस एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन वेव फ्रंट, एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन वेव फ्रंट, एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन वेव फ्रंट। और इन वेव फ्रंट को अपन कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन वेव फ्रंट कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ पे ये अपने खुद के वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं सर इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब जरा गौर करना, सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर मैं टेंजेंशियली कट कर देता हूं तो वो जो सरफेस बना है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं सर, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो अ सरफेस टेंजेंशियली इंटरसेक्टिंग, a surface which is tangentially intersecting, a surface tangentially intersecting, a surface tangentially intersecting all secondary wavelets, वो सरफेस जिसने टेंजेंशियली इंटरसेक्ट करा है सेकेंडरी वेवलेट्स को, इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। बोलो हाँ कि ना, यस सर। ये वाला मसला बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे ले करके चलते हैं। बोले हाँ कि ना, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। निपटा दें इसको, बिल्कुल सर। आ जाओ बेटा इसके अब दूसरे वाले सवाल के ऊपर। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को अपन को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर रे डायग्राम्स। तो जरा गौर फरमाएंगे आप अच्छे से कि अपने पास मान लो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। अपने पास में मान लो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, बहुत ही शानदार सा, ठीक है। अब इस पर कोई लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है, तो लेट्स सपोज एक लाइट आके से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और ये था इसका परपेंडिकुलर और फिर उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। तो एक लाइट आकर के स्ट्राइक करी इसके ऊपर। नाउ द थिंग इज दिस, एक सेकेंड
बस एक सेकेंड, इत्मीनान से, हाँ सर बढ़िया लग रहा है अब, ठीक है। अब ये अपने पास में पूरा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो चुका है। इसका अपन नाम क्या रख देंगे, इसका अपन रख देंगे नाम ए, इसका रख देंगे बी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब लाइट आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करिए ना, तो ये जो बी वाला पॉइंट है ये पहुंच जाएगा बी डैश पे, ठीक है, और जो ए वाला पॉइंट है ये पहुंच जाएगा ए डैश पे। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। ये बी वाला कहाँ पहुंच चुका है सर, बी डैश पे पहुंच चुका है, इसको मैं लिख दूं बी डैश। और ए वाला कहाँ पहुंच चुका है सर, ए डैश पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो वेव्स है ना वो आगे ऐसे ही प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देंगी, कुछ इस तरह से जैसे कि वो कर रही थी वैसे ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। ये इसी तरह से लाइट वेव जो है ना वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगी, जानदार शानदार, ठीक है। और ये वाली भी इस तरफ चले आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट आई है और इसका फिर हो चुका है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखना क्या होता है, जितने देर में लाइट बी से बी डैश पहुंची है ना उतने ही देर में लाइट जो है वो ए से ए डैश पहुंच जाएगी। और ये बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी अपने पास में सी और टाइम कितना अपने पास में डेल्टा टी, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलो, यहाँ पे जो वेव फ्रंट बना, देखना मेरी बात, समझना मेरी बात। ए बी वॉज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, उसके बाद बी रीचेस बी डैश, ए रीचेस ए डैश, तो ये बनेगा एक नया वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे अपन क्या सर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लाइट रेज निकल जाएंगे ऐसे करके। अब जरा गौर करो क्या होता है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर आप चेक करें अच्छे से, तो पहली बात तो दोनों का ये साइड बराबर हो गया। उसके बाद एंगल जरा देखना, एंगल बी और एंगल ए डैश, ये दोनों किसके बराबर है सर, 90 डिग्री के बराबर है। तो साइड एंगल, उसके बाद एक कॉमन साइड बताऊं क्या है सर, ए बी डैश, ठीक है। दिस ए बी डैश इज द कॉमन साइड, दिस ए बी डैश इज द कॉमन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बाई साइड एंगल साइड अगर आप चेक करें इसको, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से जो इन्वॉल्व्ड एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। अब सर इन्वॉल्व्ड एंगल क्या होता है, तो जरा ध्यान दो, इंसिडेंट रे ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, देखो पहली बात तो ए बी अपने पास क्या था सर, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको लिख देते हैं ताकि इसको फिगर आउट करना आसान हो। ए बी वॉज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। उसके बाद जब टाइम बीत गया तो ए रीचेस ए डैश, बी रीचेस बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है ना ये इंसिडेंट नहीं है सर, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये इंसिडेंट नहीं है सर, ये है अपने पास में क्या सर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलो हाँ कि ना, यस सर, पूरा फंडा बाकायदा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों हो जाएंगे बाकायदा बराबर। तो इसको अपन कहते हैं भाई देखो, अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है ना तो I इक्वल टू आर से बेटर प्रूफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेव थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन करके रख दिया है। बोलो हाँ कि ना, पूरा फंडा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरे वाले केस के ऊपर। यहाँ पे आएगा अपना क्या, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स थ्योरी, ठीक है। चलो भैया शुरू करें इसकी पूरी कहानी। तो वी विल हैव टू टेक अ वेरी गुड रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। ये लिए हमने एक अच्छा खासा रिफ्रैक्टिंग मीडियम और उसके बाद लाइट आ करके से स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके सर, ठीक है, जाने दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट आ करके स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट, ठीक है। अब क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये बनाओ इसका नॉर्मल, ठीक है। ये बनाओ क्या है सर, इसका नॉर्मल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंसिडेंट रे ने जो भी एंगल बनाया इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट है इसको बोलेंगे अपन क्या, ए बी। तो ए बी अपने पास में क्या हो जाएगा सर, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये था अपने पास है टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम अपन देंगे। तो डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में बेसिकली क्या होता है ना कि जो बी वाला पॉइंट है दिस रीचेस बी डैश, ठीक है। डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में सर होता ये है कि जो बी वाला पॉइंट है ना दिस रीचेस बी डैश और ए वाले का रिफ्रैक्शन होगा, ए वाले का रिफ्रैक्शन होगा। तो सर ए पहली बात तो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरी बात कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। तो ये पहुंच जाएगा, मान लो यहां तक पहुंच पाएगा बी डैश, ठीक है। तो ये बनेगा इसका एक वेव फ्रंट। जरा गौर करना, अच्छे से गौर करना, बी कहां पहुंच चुका है सर, ये बी पहुंच चुका है बी डैश। ए कहां पहुंच गया सर, ए डैश पहुंच गया। अब क्या होगा, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। ए विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस ओनली, लेकिन बी के साथ अब होगा पहली दफा रिफ्रैक्शन,
ठीक है। पहली दफा रिफ्रैक्शन होगा बी वाली के साथ अभी अभी, पहली दफा बी वाले के साथ में रिफ्रैक्शन होगा अभी के अभी, तो बी वाली जो है ना वो ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। बी वाली जो रे है ना वो ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस 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 अब जरा गौर करना, ये जो वेव फ्रंट आया था ना, दिस ए बी वॉज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो ए डैश बी डैश है ना वो है अपने पास में क्या सर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है वो आई का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो आर का एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दें अपन एक बार कि ए बी अपने पास में क्या है सर, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो ए बी है ना अपने पास में, दिस ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। दिस ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो ए डैश बी डैश है ना अपने पास में, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन तो हो चुका है ना बेटा, तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अपन लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ यहाँ पे बहुत ही सटीक लॉ होता है रिफ्रैक्शन के अंदर। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से म्यू इज इक्वल्स टू नथिंग बट साइन आई बाई साइन आर इट इज, ठीक है। म्यू क्या होता है सर, साइन आई ओवर साइन आर होता है, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये अपने पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन एक तरफा तरह से पहले अपन साइन आई निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। पहले अपन फोकस करते हैं साइन आई को निकालने पे, है ना। अब जरा गौर करना क्या होगा, ये अपने पास आई था, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर, लॉन्गेस्ट साइड होता है। परपेंडिकुलर कितना अपने पास में, बीबी डैश के बराबर, तो लिख देंगे बीबी डैश इज द परपेंडिकुलर। अपने पास लॉन्गेस्ट साइड क्या है सर, ए बी डैश के बराबर, तो लिख दो ए बी डैश, ठीक है। और अब यहीं पे अपन एक काम करते हैं, उम्दा तरह से साइन आर निकालने क्या, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं साइन आर, ठीक है। देखो भैया ये अपने पास आर था, तो परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए ए डैश इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए ए डैश इज द परपेंडिकुलर। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए बी डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर सर, बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक काम करते हैं अपन यहां से म्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो म्यू क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई की वैल्यू क्या है, बी बी डैश अपॉन क्या है सर, ए बी डैश, और उसके बाद साइन आर पलट के मल्टीप्लाई करो, तो ए बी डैश अपॉन क्या है सर, ए ए डैश, ठीक है। अब जरा गौर करना, ए बी डैश से ए बी डैश कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा सर, ए ए डैश, ठीक है। अब जरा गौर करना, अच्छे से ध्यान देते हुए चलना, क्या होता है भाई, बी से लेकर के बी डैश क्या हो जाएगा सर, ये तो वो डिस्टेंस है जो कि हवा में ट्रैवल करा गया है, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू क्या है सर, डेल्टा टी, और यहाँ पे ए ए डैश का जो डिस्टेंस है ना वो तो मीडियम के अंदर ट्रैवल करा गया है, तो ये था मीडियम के अंदर, वेलोसिटी क्या होगी सर, वी के बराबर, ठीक है। तो वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी। अब जैसे कि अपन लोग जानते हैं यहाँ पे काटा पीटी मचाई जाएगी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी जो है वो जाएगा कट, और उसके बाद जो बचेगा अपने पास में वो क्या बचेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, सी बाई वी, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। अब जरा ध्यान देना, दिस वाज द रेयरर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में तरीके से आ रहा होगा। जल्दी मुझे कंफर्मेशन दो बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर आउट हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। निपटाएं इसको। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एंड डिराइव इट्स प्रॉपर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होगा ना रिजल्टेंट वेव का, वो तब निकालेंगे जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो चुका होगा, ठीक है। जरा गौर करो यहां पे क्या होता है, देखो अच्छे से ध्यान देना भाई। जो फर्स्ट वाला वेव था y1, जो फर्स्ट वाला वेव था y1, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, a sin ओमेगा टी, ठीक है। और जो दूसरा वाला वेव अपन ने सुपर इम्पोज करा है वो क्या हो जाएगा सर, a sin ओमेगा टी प्लस मान लो कोई फेस डिफरेंस है 5, ठीक है। तो सुपर पोजिशन होने के बाद y होगा रिजल्टेंट वेव, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। कोई दिक्कत, इत्मीनान से होगा डेरिवेशन, एकदम सिंगल फ्लो बटर फ्लो चलने वाला है, ठीक है। तो y क्या, y1 क्या अपने पास में a sin ओमेगा टी, और भाई देखो a क्या है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, पहले वाले वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड है b sin, एम्पलीट्यूड तो b के बराबर है, उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस 5 चलेगा फॉर्मूला वाइज, ठीक है। तो a साइन ओमेगा टी तक तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। उसके बाद जरा यहाँ पे करना, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी,
साइन ए इंटू क्या हो जाएगा सर कॉस बी, प्लस क्या हो जाएगा सर कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सर साइन बी हो जाएगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या सर? बकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक काम करो, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो a प्लस बी कॉस फाई और उसके बाद क्या हो जाएगा सर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, b साइन फाई को बाहर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं क्या सर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर सर, बकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। अब ये a प्लस बी कॉस फाई क्या होता है सर, इसको अपन ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको मैं अभी सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ किसी शानदार चीज़ के साथ, बस जरा ध्यान देते हुए चलना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो b कॉस फाई दिख रहे हैं ना सर, मैं इसको लिखने वाला हूँ r कॉस फाई, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। और आर कॉस थीटा कर दूं क्या, एक नया वेरिएबल आर कॉस थीटा, मैं इसको भी मान के चल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो a प्लस बी कॉस फाई था उसको अपन ने लिखा है अभी आर कॉस थीटा। और यहाँ पे जो b साइन फाई आपको नजर आ रहा है ना, इसको अपन लिख देंगे क्या सर आर साइन थीटा। क्या कर देंगे सर आर साइन थीटा। तो ये जो हमने यहाँ पे कारनामा करा है ये अपना बेसिक अजम्पशन था, ठीक है। ये अपन ने अजम्पशन लिया है, इसको अपन ने चीज़ों को पुट कर दिया है, ठीक है। ये अपन ने अजम्पशन लेके रखा हुआ है। तो जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो व्हाट वी गेट इज, देखना जरा बात समझना अच्छे से, y इज इक्वल्स टू, ये अपने पास कितना हो गया सर r cos थीटा, उसके बाद क्या है सर साइन ओमेगा टी, उसके बाद क्या है सर यहाँ पे r साइन थीटा, और फिर क्या है सर cos ओमेगा टी, ठीक है। तो इवेंचुअली y इज इक्वल्स टू क्या बनता है, r को कॉमन निकाल लेना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज साइन वॉट ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये जो जगह ली जा रही है ना, ये जगह जो r ने ऑक्यूपाई करी है ना, ये जगह होती है फॉर द एम्पलीट्यूड। और किसका एम्पलीट्यूड है सर, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। आई बात समझ में? पक्का? किसका है सर ये एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है सर ये, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा ना आपको, अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बस एक काम करना, लेट्स सपोज इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। जैसे अपन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे अपने को मिल जाएगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर कर देना और ऐड कर देना फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या चीज मिलती है सर यहाँ से, देखें जैसे अपन ने इसका स्क्वायर करा तो a प्लस बी कॉस फाई था, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसको ऐड कैसे करूंगा सर, इसके स्क्वायर से, मतलब क्या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से, ठीक है। तो इसका अपन स्क्वायर कर दिया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई तो आ ही जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा सर इत्मीनान से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन लेना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। सेम कारनामा तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे ना अगर आप रिजल्टेंट वेव का निकालते हैं एम्पलीट्यूड, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर अपने पास में, आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर b का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर 2ab और cos फाई के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा तरीके से समझ में आ चुका है? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे दो बेटा, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा तरीके से बैठ गया है? बिल्कुल बैठ गया है सर, ठीक है। चलें निपटाएं इसको। ओके सर, फोर्थ इज ऑल डन। Prove that the average intensity in the interference pattern is equal to the intensity of individual waves summation, ठीक है। जब आपको एवरेज इंटेंसिटी निकालनी होती है, जब आपको एवरेज इंटेंसिटी निकालनी होती है तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम, और आप इसका एवरेज लोगे तो फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो एवरेज आप निकाल रहे हो ना, इंटेंसिटी मैक्स क्या होता है सर, आर मैक्स का स्क्वायर, तो आर मैक्स क्या होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है, आर मिन का स्क्वायर, आर मिन क्या होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा k टाइम्स होता है तो सर यहाँ पर भी k टाइम्स तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, k कॉमन निकाल लेता हूं मैं पहले। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, और यहाँ पे अपने पास में इवेंचुअली क्या आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो क्या होता है यहाँ पे, 2ab कट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटेंसिटी जो एवरेज है ना वो क्या आएगी, k टाइम्स a का स्क्वायर प्लस k टाइम्स b का स्क्वायर, फिर यहां पर भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ k टाइम्स a का स्क्वायर, और फिर आप इसको ट्वाइस ऑफ k टाइम्स b का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या कर दो बेटा 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये k टाइम्स 2 कॉमन निकाल लो, काट दो, तो k टाइम्स a का स्क्वायर k टाइम्स b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवेंचुअली क्या होने वाला है, बाय इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सर, इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही पूछा हुआ था कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो एवरेज होता है ना, वो इंडिविजुअल वेव्स के इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का समेशन होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। k टाइम्स a का स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले वेव की इंटेंसिटी, k टाइम्स b का स्क्वायर क्या होता है सर, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट है सर? बिल्कुल क्लियर आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। तो लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 81:1। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी का जो रेशियो है ना I1/I2 जो है ना वो है अपने पास में क्या सर 81:1। अब यहाँ पे अब क्या होता है, इंटेंसिटी का रेशियो इज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, तो देयरफॉर जब मैं A/B निकालूंगा ना तो ये आ जाएगा 9/1। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 9B के बराबर। अब क्या पूछा है, मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो पूछा है इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो I मैक्स क्या होता है और I min क्या होता है, I max होता है R max का स्क्वायर, R max हो जाएगा मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और I min होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज R min का होल स्क्वायर होता है। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, बकायदा पूरा तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा सर I max अपॉन I min, जिसका रेशियो डिजायर्ड है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की स्वयं वैल्यू कितनी हो चुकी है 9b के बराबर, तो 9b प्लस बी का होल स्क्वायर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बताते हुए चलना। और ये अपने पास 9b माइनस बी का होल स्क्वायर, तो I मैक्स अपॉन I min इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10b का स्क्वायर करेंगे तो 100b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8b का स्क्वायर करेंगे 64b का स्क्वायर हो जाएगा। काटा पीटी मचाओ, उसकी हल्दी मेहंदी हो चुकी है। तो भाई एक काम करते हैं, इसको उड़ाते अपन 4 से, तो 25 अपॉन 16 ये रहेगा अपने पास में इसका आंसर। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले पे आते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसको मैं अभी करवाता हूं, एक बार सवाल को नोट डाउन कर लो। चलिए फिर आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब जरा गौर करना और बहुत ही तरीके से गौर करना। देखो क्या होता है, जो पहला वाला सोर्स अपन यूज करेंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी सर k टाइम्स a का स्क्वायर, और जो हम दूसरा वाला सोर्स यूज करेंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी सर k टाइम्स b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ तक का फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब आप इंटेंसिटी के बारे में सोचते हैं ना, तो इंटेंसिटी होती है बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है सर, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, जब दो वेव सुपर इम्पोज हो चुके हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास क्या आ रही है सर, ये आ रही है E1 प्लस E2। क्या आ रही है सर, E1 प्लस E2। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू E रिजल्टेंट का स्क्वायर। आई बात समझ? यस सर, बिल्कुल बकायदा समझ में आ गई है। तो इट इज इक्वल्स टू K टाइम्स, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, E रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करना और अच्छे से गौर करना, यहाँ पे K हो जाएगा और E रिजल्टेंट क्या होता है सर, ये होता है अपने पास में पहले वाले का और दूसरे वाले का नेट समेशन, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू K टाइम्स, एक खोल दो भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अंदर। ठीक है, तो K टाइम्स E का स्क्वायर प्लस K टाइम्स E2 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये 2KE1 E2। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है ना, यहाँ पे जो K टाइम्स E का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वाला वेव। ठीक है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वाला वेव, K टाइम्स E1 का स्क्वायर, ये अपने पास K टाइम्स E2 का स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वाला वेव। अब जो ये नया टर्म बच गया ना 2KE1 E2, इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस टर्म, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं I12 के साथ। क्या बोलते हैं इसको सर? इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। यहां जो लिखा है 2K E1 E2, इसको अपन इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं और इसको फिर अपन रिप्रेजेंट करते हैं I12 के साथ। सो दिस इटसेल्फ इज द इंटरफेरेंस टर्म। यहाँ पे जो आपको टर्म नजर आ रहा है ना, दिस इटसेल्फ इज द इंटरफेरेंस टर्म, और इंटरफेरेंस टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है 2K E1 E2 के साथ में। ठीक है, यह सब पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा जल्दी से उम्दा तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर जी। निपटाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 7th इज ऑल डन फॉर यू। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? ठीक है, तो देखो पहली बात तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इंटरफेरेंस टर्म के ऊपर। ठीक है, इंटरफेरेंस होगा या इंटरफेरेंस नहीं होगा वो डिपेंड करता है इंटरफेरेंस टर्म के ऊपर। अब सर इंटरफेरेंस टर्म का जो अपने पास में इलैबोरेटेड फॉर्मूला आता है ना, वो आता है ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ I1 I2, फिर आता है सर cos ऑफ phi1 माइनस phi2। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये जो cos ऑफ phi1 माइनस phi2 है ना, इसमें ये कोसाइन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो phi1 माइनस phi2 इसको बोलते हैं अपन फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अगर फेज डिफरेंस वेरिएबल हो जाएगा तो यहाँ पे ये कोसाइन कंपोनेंट का एवरेज 0 आ जाएगा, नो इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, इसका एवरेज 0 नहीं आएगा, तो इंटरफेरेंस यहाँ पे होता रहेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करवा करके रखते हैं। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज सोर्सेज which are able to maintain a constant phase difference। ठीक है, coherent sources are those sources which are able to maintain a constant phase difference। आगे बात समझ में? yes sir, which are able to maintain a constant phase difference। कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बस इतनी सी बात है। और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? इनकोहेरेंट सेम डेफिनेशन है उसके लिए भी, बस इनकोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर नॉट एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बाकायदा क्लियर हो चुका है? जल्दी बताओ, पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके रख पाते हैं, और अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फिर वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाते। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन 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 सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। नाउ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटीज I1 एंड I2 क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी जब सोर्सेज अगर इनकोहेरेंट होंगे तो क्या होगी? ठीक है, और जब कोहेरेंट है तब क्या होगी? तो पहले अपन जरा ध्यान रख लेते हैं। देखो, पहले वाले की इंटेंसिटी I है और दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2I है, और जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो पहले वाले सिनेरियो में जब अपने पास में जो सोर्सेस थे ना, जब वो अपने पास में कोहेरेंट सोर्स होंगे, ठीक है, जब अपने पास में मान लो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, तो कोहेरेंट सोर्सेज वाले केस में क्या होता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, समझना मेरी बात को अच्छे से, I1 प्लस I2 प्लस इंटरफेरेंस तो होगा इस दफा, बिकॉज कोहेरेंट सोर्सेज थे तो इंटरफेरेंस तो होगा, तो ट्वाइस ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ कितना? फेज डिफरेंस 60 डिग्री। ठीक है, तो मार दो उसमें 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, पहले वाले की इंटेंसिटी क्या है? I है, दूसरे वाले की क्या है? 2I है, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I इंटू 2I करेंगे तो ट्वाइस ऑफ I का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर? 1/2 होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर, तो 2 से 2 निपट जाएगा, निपटा दो उसको। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I प्लस I करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3I हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो I√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? I√2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा √2 का मतलब क्या? 1.414। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4.414 टाइम्स I के बराबर। तब की बात है जब कोहेरेंट सोर्सेज थे। ठीक है, और जब अगले वाले केस में मान लो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं या फिर मान लो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, मान लो अगले वाले केस में अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो यहाँ पे होता क्या है सर कि इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू हो जाती है 0। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I12 तो होता ही है, लेकिन इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस क्या हो जाएगा?
दूसरे वाले की इंटेंसिटी, ठीक है। पहले वाले की I के बराबर है, दूसरे वाले की 2I के बराबर है। कैसे पता? क्वेश्चन में ही गिवन था भैया, साक्षात यहां वहां मुमत्ता को सब चीजें क्वेश्चन में ही गिवन थी, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? ये वाला फंडा बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर हो चुका है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर अप हो चुका है सर ये, ठीक है। निपटा दें इसको, बिल्कुल निपटाते हैं सर। अब आपको लेके आते हैं अपन इसके अंतिम सवाल के ऊपर। इफ द 2 स्लिट्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव रेशियो कितना है सर? 1:4, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो है। विड्थ का रेशियो कितना है? 1:4 का रेशियो है, ठीक है। तो रिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमा का निकालना है ना, ठीक है। तो विड्थ का रेशियो मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो। तो देयरफॉर A/B जो है ना ये हो जाएगा 1/2। देयरफॉर B क्या हो जाएगा सर? B हो जाएगा 2A के बराबर, ठीक है। B क्या हो जाएगा सर? B हो जाएगा सर यहाँ से 2A के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करना, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम, आई मैक्स क्या होता है सर? A प्लस बी का होल स्क्वायर। और आई मिन क्या होता है सर? A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करना, A प्लस बी करेंगे तो A प्लस बी का मतलब क्या है? 2A। इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। A माइनस बी करेंगे तो A माइनस बी कितना है? 2A। इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। A प्लस 2A मतलब 3 है, तो 3A का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स A का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस 2A, ठीक है। A माइनस 2A मतलब माइनस A का स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर। काम खत्म, 9:1, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से आप इस पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यहाँ तक का फंडा बाकायदा पूरा क्लियर था और ये था आपके पास में इसका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया पक्का डन? बिल्कुल हो गया सर। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बाकायदा पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो फिर बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो कमेंट्स आते हैं ना उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बिकॉज आपके ये फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।